Welcome to this 12th lecture series on लैंड लॉ। पिछले लेक्चर में प्रश्नावली जो मुझे दी गई थी डीसीएलआर महोदय के द्वारा, उसके बहुत से प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया। जो शेष प्रश्न है उसका उत्तर आज इस श्रृंखला में दिया जा रहा है। उनका 3 प्रश्न बच गया है। प्रश्न संख्या 9, जिसमें कि 2 प्रश्न मिला हुआ है, इसलिए एक ही प्रश्न मान सकते हैं, और प्रश्न संख्या 10। पहले मैं प्रश्न को पढ़ देता हूं, उसका आंसर करूंगा। 9वां प्रश्न है कि बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, हिंदी में बिहार भूमि सुधार अधिनियम जो 1950 का है, उसमें एक धारा 7 ब्रैकेट में जी है। इसी के तहत डीसीएलआर महोदय को लगान निर्धारण करने की शक्ति दी गई है, और धारा 8 में वही शक्ति अपर समाहर्ता यानी कि एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर को, समाहर्ता को भी दी गई है। और ये सब शक्ति किस संदर्भ में दी गई है? धारा 5, 6, 7 की जमीन, वही लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 5, 6 एवं 7 की जमीन से संबंधित है। तो चूंकि उनका प्रश्न बहुत समय से पेंडिंग था मेरे पास, और समय के अभाव के कारण उसका उत्तर नहीं दिया जा रहा था, फिर जब मैं उस पर्टिकुलर एक्ट यानी कि वो अधिनियम के संबंध में बात करूंगा तो और विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन अभी उनके प्रश्न के संदर्भ में मैं ये उत्तर दे रहा हूं कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अंतर्गत, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950, इसी एक्ट के द्वारा जमींदारी का उन्मूलन हुआ था। उसके तहत धारा 5, 6, 7 ये सब धारा जो संशोधित हुआ, जैसा कि पहले के व्याख्यान में बताया गया था, हाई कोर्ट में केस चला था, पहले सुप्रीम कोर्ट में केस चला, उसका संविधान में संशोधन हुआ, उस सब प्रक्रिया को बाद जो कानून आज तक बरकरार है, जो लागू है, जिसका पालन किया जा रहा है, उसके संदर्भ में इनका प्रश्न है। वो प्रश्न है कि अगर लगान निर्धारण करने के लिए किसी पदाधिकारी को दिया गया जो कि डीसीएलआर है, तो उसके आदेश के विरुद्ध अपर समाहर्ता या समाहर्ता के पास अपील क्यों जाती है, या अपील क्यों फाइल किया जाता है, या उस रिकॉर्ड को क्यों भेजा जाता है, और उसमें वो लोग क्यों हस्तक्षेप करते हैं और किस आधार पर हस्तक्षेप करते हैं। क्या वो उचित है? अगर डीसीएलआर ने किसी भूमि का लगान निर्धारण कर दिया जो उस विधान के अनुकूल है, जिसमें उनको शक्ति प्रदान की गई है, उसके हिसाब से उनको ऐसा करना चाहिए था या नहीं। अब इसके लिए एक उत्तर जो है कानून के हिसाब से वह यह है कि अगर किसी भी एक्ट में यानी कि विधान में अगर किसी पदाधिकारी को कोई शक्ति प्रदान की गई है, तो वह शक्ति वह दूसरे पदाधिकारी को सुपुर्द नहीं कर सकता है, यानी कि डेलीगेट नहीं कर सकता है, जब तक कि उसी विधान में उसके बारे में प्रावधान नहीं किया हो। कुछ कुछ ऐसे विधान हैं जिसमें किसी एक पदाधिकारी को कोई शक्ति प्रदान की गई है, तो उनको ये भी दिया गया है कि वो शक्ति अपने कनिष्ठ पदाधिकारी को भी दे सकते हैं स्थिति के अनुसार। अगर ऐसा प्रावधान है तो वो डेलीगेशन किया जा सकता है, पावर को डेलीगेट किया जा सकता है, पावर दिया जा सकता है। अगर उस विधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो जो अधिकारी चिन्हित है, जिसको शक्ति प्रदान की गई है, वही सक्षम अधिकारी, उसके अतिरिक्त कोई सक्षम अधिकारी। तो अगर डीसीएलआर को निर्धारण करने का लगान अधिकार दिया है, तो डीसीएलआर ही निर्धारित कर सकते हैं, उनके कनीय पदाधिकारी उसको नहीं कर सकते। अब रहा सवाल कि अगर डीसीएलआर ने निर्धारण का आदेश पारित कर दिया, तो किस प्रावधान में
कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर उसमें हस्तक्षेप करते हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। तो इसके लिए विस्तृत उत्तर देना अनिवार्य है, लेकिन आज ये शॉर्ट लेक्चर में यहाँ पर इतना ही सिर्फ बताना चाहते हैं कि अगर पावर ऑफ अपील उस विधान में दिया हुआ है, कानून में कहा जाता है, अंग्रेजी में कहावत है, अपील एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अपील दायर करने का अधिकार नहीं है जब तक कि वो अधिकार उस विशेष अधिनियम, जिस अधिनियम के तहत मामला बनता है, उसमें वो दिया नहीं गया हो। इसको कहते हैं पावर ऑफ अपील इज ए स्टैट्यूटरी राइट प्रोवाइडेड बाय द एक्ट इटसेल्फ। अगर एक्ट ने प्रोवाइड किया है कि कोई निम्न पदाधिकारी के आदेश से विक्षुब्ध होकर, एग्रीव्ड होकर उस आदेश को चुनौती देना चाहता है, तो उसके उच्च न्यायालय में उच्च पदाधिकारी के पास जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में किस प्रावधान के किस धारा में अपील के लिए व्यवस्था की गई है वो देखना पड़ेगा, और उसके आधार पर वो अपीलीय पदाधिकार कहलाएगा या अपीलीय पदाधिकारी कहलाएगा, अपलेट कोर्ट कहलाएगा या अपलेट अथॉरिटी कहलाएगा, और तब उसके यहाँ अपील होगा। तो ये किसी भी बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के धारा में ये लगान निर्धारण के प्रक्रिया में अपलेट जुरिडिक्शन नहीं अगर दिया गया है तो अपील नहीं होगा। इसका सीधा आंसर है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। तो इनके प्रश्न का उत्तर इतना ही है कि अगर स्टैट्यूट यानी कि एक्ट यानी कि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट और उसके तहत जो रूल्स बना लैंड रिफॉर्म्स रूल, अगर दोनों में आप खोज लिए, स्वयं देखिए, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, और ये तलाश कीजिए कि उस आदेश के विरुद्ध अपील करने की कौन धारा है जो अपलेट अथॉरिटी को शक्ति प्रदान करता है, और उस आदेश का अपीलीय अथॉरिटी कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर है कि नहीं, उसका जवाब उसी में नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं है, अगर कर रहा है, उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर रहा है, सेट असाइड कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो वो गलत है। उसको फिर संबंधित सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि अगर डीसीएलआर ने किसी व्यक्ति के पक्ष में लगान निर्धारण कर दिया और उस आदेश को कलेक्टर ने सेट असाइड कर दिया और कलेक्टर को अपलेट जुरिडिक्शन था ही नहीं, अलग अलग जुरिडिक्शन अलग अलग मामले में है, लेकिन अगर इस मामले में नहीं है तो उसके आदेश को चुनौती दी जा सकती है। अब सवाल है कि कहाँ चुनौती दी जाएगी। तो उस हियरार्की में अगर उस एक्ट में प्रावधान अपील का है तो अपील दिया जाएगा, अगर अपील का नहीं है तो रिवीजन का प्रावधान है, जिसको पुनरीक्षण बाद कहते हैं। तो अपील नहीं है तो रिवीजन है, अगर वो भी नहीं है तब उस आदेश को आज की स्थिति में बिहार लैंड ट्रिब्यूनल में, जो नया ट्रिब्यूनल बना है, उसमें भूमि न्यायाधिकरण उसको बोलते हैं, वहाँ चुनौती दी जा सकती है, और उसके बाद फिर उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अदरवाइज वो अपलेट अथॉरिटी नहीं है। ये कहना सही है कि जहाँ पर कनकरेंट जुरिडिक्शन है, यानी कि डीसीएलआर को जो अधिकार है वही अधिकार एडिशनल कलेक्टर को है, और वही अधिकार कलेक्टर को भी है लगान निर्धारण के संबंध में। तो जिसने जहाँ पर भी ये अधिकार का उपयोग किया तो उसके विरुद्ध कोई अगर अपील नहीं है तो अपील नहीं होगा। इसीलिए अगर आप मानते हैं या जान रहे हैं कि अब कनकरेंट जुरिडिक्शन है, तो कनकरेंट जुरिडिक्शन का जो पदाधिकारी है, यानी कि सबका अधिकार बराबर है, उस माने में उस विषय वस्तु के लिए डीसीएलआर, एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर का अधिकार बराबर है। तो ये प्रश्न कहाँ उठता है कि अपील होता है या अपील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर कहीं हुआ है तो गलत हुआ है तो उसके लिए रेमेडी है कानून में, वैसा किया जाए। जैसे अभी जो म्यूटेशन का कानून बना 2011 में, उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि अंचल अधिकारी के आदेश का अपील डीसीएलआर के यहाँ होगा, और डीसीएलआर के आदेश के अगेंस्ट में एडिशनल कलेक्टर के यहाँ होगा, और एडिशनल कलेक्टर के अगेंस्ट से ये कमिश्नर के यहाँ होगा। इस तरह की व्यवस्था उसमें की गई है, लेकिन इस लगान निर्धारण के संबंधित नहीं है। तो वो सब एक्ट में आएंगे तब विशेष रूप से उस पर फोकस करेंगे। अभी इनके प्रश्न के संदर्भ में इतना बता देना चाहते हैं, क्योंकि इनका प्रश्न बहुत दिनों से लंबित है और इंतजार करते रहे, बीच में संपर्क भी किए हैं, इसलिए आज इस प्रश्नोत्तरी को
समाप्त कर देना चाहते हैं। तो इनका जो 9वां प्रश्न है इस प्रकार मेरे द्वारा उत्तरित हो जाता है। अब ये कहते हैं कि अपील का प्रावधान नहीं है तो क्या डीसीएलआर द्वारा पारित आदेश फाइनलिटी को प्राप्त नहीं कर देता है? ये कहना सही है। अगर कोई पदाधिकारी ने कोई आदेश दिया, जहां तक फाइनलिटी का माने वो निर्णय अंतिम हो गया, उसका सिद्धांत अलग है। अगर जो सक्षम पदाधिकारी, जिस पदाधिकारी को किसी विषय वस्तु के लिए आदेश पारित करने का अधिकार उस विधि विधान के तहत प्रदत्त किया गया है और वो आदेश पारित कर देता है, अगर उसका अपील या रिवीजन का प्रावधान है तो भी उस आदेश को बहुत समय तक कोई चुनौती नहीं दिया, तो एक समय आएगा कि वो फाइनल हो जाएगा, यानी कि अंतिम हो जाएगा। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल गुजर गया और उसके बाद कोई चुनौती दे रहा है, तो नहीं, इसी को बोलते हैं कि फाइनलिटी अटेंड करना, माने वो अंतिम हो गया। तो जहां पर अपील रिवीजन का प्रावधान है वहां भी फाइनलिटी वाला प्रिंसिपल आता है, और जहां नहीं भी है प्रावधान तो वहां तो ऑटोमेटिकली वो फाइनल समझा जाएगा। तब वो जब फाइनल समझा जाएगा तो जो आज के तारीख में जो ट्रिब्यूनल को अधिकार दिया गया है कि नीचे के न्यायालय को, जितना भी रेवेन्यू न्यायालय है, निम्न न्यायालय बिहार राज्य में, उसका किसी भी गलत आदेश को सुधार सकता है, ये पावर दिया गया है। आप कह सकते हैं कि हाईकोर्ट को जो पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस था कि हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकारी, यानी कि राज्य में जो एक हाईकोर्ट होता है उच्च न्यायालय, और पूरे राज्य में जितने भी न्यायालय हैं किसी भी प्रकार के सब उसके अधीनस्थ माने जाते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहलाते हैं, और सब पर उसका अधिकार है और सभी के आदेश को वो सुधार सकता है और उसके आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो उसी प्रकार जितने भी रेवेन्यू न्यायालय हैं और कहीं भी कोई गलत आदेश पारित किया तो या अगर अपील और रिवीजन का प्रावधान है तो वो प्रावधान के हिसाब से आगे कार्रवाई करनी होगी। अगर वो प्रावधान उस एक्ट में, जिस एक्ट से मामला बनता है, वो नहीं है, तब न्यायिक प्राधिकरण जो बना है, लैंड ट्रिब्यूनल बना है, जो लैंड ट्रिब्यूनल एक्ट के हिसाब से वो 2009 में बना था, उसी के हिसाब से वहाँ कार्रवाई होती है। उसके हिसाब से उसको अब पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस दिया गया, यानी कि जो प्राधिकरण बना है पूरे बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी रेवेन्यू के पदाधिकारी हैं, सीओ, डीसीएलआर, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, जो भी हैं, सब उसके अंतर्गत आते हैं। उनके आदेशों को वहाँ पर विधिवत चुनौती दी जा सकती है। तो प्रश्न नंबर 9 आपका समाप्त हो गया। अब प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, बकास मालिक जमीन धारा 567 बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत सरकार द्वारा जमींदार के साथ बंदोबस्त कर दी गई। अब इनका प्रश्न देखिए, चूंकि क्लैरिटी नहीं रहने से थोड़ा सा प्रश्न सही से इन्होंने नहीं गढ़ा है, प्रश्न को ठीक से फ्रेम नहीं किया है। वकास मालिक जमीन धारा 567 के तहत सरकार द्वारा जमींदार के साथ बंदोबस्त कर दी गई है। बंदोबस्त कर दी गई नहीं, बंदोबस्त करने का मतलब है कि कोई व्यक्ति या कोई पदाधिकारी दूसरे व्यक्ति को किसी कानूनी प्रावधान के तहत उसको बंदोबस्त कर रहा है, तो बंदोबस्त करने की कोई प्रक्रिया होगी, बंदोबस्ती का कोई कागज बनेगा, फरमाननामा हो, परवाना हो, हुक्मनामा हो, पट्टा हो, किसी भी प्रकार का कोई पर्चा हो, कुछ भी हो सकता है जो उस कानून में लिखा गया है। लेकिन इन धाराओं को पढ़ने से पता चलेगा कि वो स्वतः कानून के तहत ही समझा जाएगा। वो समझा जाएगा कि सरकार के द्वारा, माने उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इट शैल बी डीम्ड टू बी सेटल्ड। सेटल करना और सेटल्ड मान लिया जाना वो स्वतः है, स्वस्फूर्त है, कानून के प्रावधान के अंतर्गत ही वह बंदोबस्ती सरकार के द्वारा जमींदार के पक्ष में मान ली जाएगी। यदि जमींदार रिटर्न में लिखता है कि ये मेरा बकास जमीन है, मेरे कब्जे में है, ऐसा रिटर्न से पता चलता है, तो वो स्वतः जमींदार का हो जाएगा और जमींदार उसका रैयत बन जाएगा और ये माना जाएगा कि सरकार ने उसको रैयत मान लिया, बंदोबस्त कर दिया। तब इसीलिए उसके बाद का स्टेज होता है कि मालगुजारी कैसे लिया जाएगा, तो लगान निर्धारित किया जाएगा। तो ये आप समझ गए प्रश्न नंबर 10 का। अब उसका आगे उसमें कॉम्प्लेक्स किया है उन्होंने, प्रश्न 10 को और बढ़ाया है। यदि आज की तिथि में किसी रैयत के पास जमीन का कागजात नहीं रहे परंतु कब्जा रहे,
तो क्या इस स्थिति में जमींदारों को प्रिविलेज की स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती है कि यदि वो चाहे तो बकास मालिक जमीन पर दावा करने लगे? ऐसे तो कोई भी किसी के जमीन पर गलत दावा कर सकता है, और लाखों केस यहाँ पर अदालतों में पड़े हुए हैं जहाँ की एक पार्टी गलत दावा करके दूसरे पार्टी पर दावा ठोक देता है कि जमीन मेरा है। रजिस्टर्ड डीड रहने पर भी हो जाता है, खतियान रहने पर भी हो जा सकता है, कोई जाली कागज बना के कर देता है, तरह तरह का है। तो ये सब जो काल्पनिक प्रश्न है, इसको हाइपोथेटिकल प्रश्न बोलते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने से आप सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि आप ऐसा प्रश्न भविष्य में नहीं पूछें और इससे अपने आप को बचा के रखें। प्रश्न अगर आपके पास कोई खास प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट में रखें और उसका सीधा सीधा प्रश्न बनाएं और पूछ सकते हैं। और अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई बात जाननी चाहती है तो वो भी सटीक और पॉइंटेड आउट होना चाहिए, किस कानून के तहत किस प्रावधान के बारे में आप जानना चाहते हैं। इस तरह का कॉम्प्लेक्स प्रश्न न बनावे और न लिख के भेजें और न पूछें। उसमें समझाने में बहुत डेफिएशन हो जाएगा और बहुत समय लगेगा, और सबों की ऐसी कैपेसिटी नहीं कि वो समझ सके, और समय ज़्यादा बर्बाद होगा। अगर वास्तविक में कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए या पिन पॉइंटेड होना चाहिए। तो ये प्रिविलेज की स्थिति जमींदार को प्राप्त हो सकती है। उनका कहने का तात्पर्य है, जो हम समझ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई जमीन है, तो जमींदारी के समय में जमींदार का था और आज वो जमीन रैयत के पास है, लेकिन रैयत के पास कोई कब्जा नहीं, कागज नहीं, लेकिन कब्जा में है। ये उनका प्रश्न है। रैयत के पास जमीन का कागजात नहीं है, कब्जा में है, तो उसकी क्या स्थिति बनेगी? और उसका प्रिविलेज जमींदार को हो जाएगा। अगर नहीं है तो इससे अपने आप स्वतः प्रिविलेज नहीं हो सकता। ये हर केस में, हर समय में, अलग अलग स्थिति में अलग अलग कानून का प्रावधान है। अगर एक दो हम उदाहरण के लिए समझा देते हैं। अगर आज एक रैयत है जिसके पास एक जमीन है, मान लीजिए कि 1 बीघा एक जमीन है और खेती कर रहा है और उसके पास कोई कागज नहीं, तो उसको तो जरूर मालूम हुआ होगा कब से वो खेती कर रहा है, समय सीमा तो उसको जरूर मालूम होगा। और अगर कम उम्र का आदमी है तो उसके अपने बाप दादा से पता चला होगा कि कब से खेती करते आ रहे हैं और उसका क्या आधार है। ऐसा शायद ही कोई आदमी मिलेगा जिसके जमीन पर कब्जा है और उसको नहीं मालूम है कि इस कब्जा का क्या आधार है। तो इस प्रश्न तो तरह तरह का हो सकता है। अगर उसको ये मालूम है कि हम 20 साल से जोत रहे हैं, 30 साल से जोत रहे हैं, बाप दादे के समय से जोत रहे हैं, न हम आज तक लगान दिए हैं और न हम को मालूम है कि कैसे आया, तो भी उसका अधिकार कानून में है उस जमीन पर, और वो अधिकार स्वतः में बदल जाता है। 12 साल से ज़्यादा से अगर कब्जा में चला आ रहा है तो उसको कोई नहीं हटा सकता, और वो सरकार से अनुरोध कर सकता है कि मेरा लगान निर्धारित कर दीजिए। अब उसी का दूसरा उदाहरण देते हैं कि अगर वो जमींदार की जमीन थी, गैर मजरूआ खास थी, तो गैर मजरूआ खास जमीन में मालिक का कब्जा था, और जमींदारी जाने के समय अगर मालिक ने रिटर्न में कुछ नहीं शो किया और गैर मजरूआ खास लिख करके ही छोड़ दिया, तो इसका मतलब होगा कि मालिक के कब्जे में था, और जिस समय जमींदारी जा रही थी उस समय भी मालिक के कब्जे में ही था। तो मालिक के कब्जे में ही था तो रैयत वो हो गया जमींदारी जाने के बाद, और अगर वो लगान दे दिया तो सरकार उसको रैयत मान ली। यानी कि गैर मजरूआ खास जमीन का या गैर मजरूआ मालिक जमीन का अगर रिटर्न से पता चलता है कि उसी स्थिति में है, जमींदार के पास है, तो वैसे जमीन का जमींदार अगर लगान निर्धारित करने के लिए आवेदन देता है बिहार सरकार के पास, तो निर्धारण के बाद वो रैयत बन गया और लगान दे दिया, सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, तो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का रिलेशन कायम हो गया, जैसे मालिक और किराएदार का होता है। तो उसमें रैयती हक उसको प्राप्त हो गया। अब इस प्रकार अगर कोई जमीन रैयत के कब्जा में चला रहा है और खतियान के इंट्री में गैर मजरूआ मालिक या गैर मजरूआ खास लिखा हुआ है और रिटर्न में किसी का कब्जा नहीं दिया हुआ है, न उसका जमींदार ने कोई बंदोबस्ती किया या लगान निर्धारित किया, तो आज के तारीख में वो जमींदार 70 साल हो गया तो जमींदार तो कोई जीवित नहीं है, उसके परिवार के वंशज में से कोई हो सकते हैं। वो अगर दावा करें
कि मेरा है, क्योंकि ये गैर मजरूआ खास था, हमारे दादा या पिता या परदादा जमींदार थे, तो उनका ये दावा मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं मान्य होगा? तो अगर उनका था तो उनका कब्जा होना चाहिए, तो उनका कब्जा नहीं है, तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन जो है, खास करके स्वत्व का और कब्जा का, ये निर्धारित करने का रेवेन्यू न्यायालय को अधिकार नहीं। वो प्रथम दृष्टा अगर कोई विवाद होता है तो वो देख सकता है, कागजात से समझ सकता है कि किसके पक्ष में पोजीशन लगता है और स्वत्व किसके पक्ष में लगता है। प्रामा फेसी वो जांच सकता है किसी खास मकसद से लगा निर्धारण करने के पहले, उतना ही तक उसका अधिकार सीमित है। तो ये तो सिविल कोर्ट का मामला बनता है, कोर्ट में जाएगा। अगर जमींदार का बाल बच्चा उसको डिस्पजेस कर रहा है, जबरदस्ती उसको हटाना चाह रहा है, तो कई तरह के कानून है जिससे उसको मदद करता है, जिससे कि वो रैयत उस कानून का शरण ले सकता है। तो पहला कानून तो है कि वो एसडीओ कोर्ट में जाके आवेदन दे सकता है, 44 धारा के अंतर्गत आवेदन दे सकता है, 145 धारा जो सीआरपीसी का है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर दे सकता है। उसमें कब्जा का निर्धारण करने का और फैसला वो मान्य होता है कब्जा का, एसडीओ को अधिकार दिया गया है। तो या एसडीओ कोर्ट के अन्य जो पदाधिकारी होते हैं, यानी कि एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो दो पक्षों में अगर विवाद है भूमि पर कब्जा से संबंधित, तो वो जिसके पक्ष में फैसला देंगे उनको माना जाएगा उन्हीं का कब्जा है, और कब्जा जब तक माना जाएगा और उसको कोई उससे दखल नहीं कर सकता है, जब तक कि सिविल कोर्ट में फिर दोबारा मुकदमा टाइटल द्वारा वो कब्जा का निर्धारण नहीं किया सकता है। 45 के जजमेंट के बाद सिविल कोर्ट को ही अधिकार है। दूसरा एक अलग कानून है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। उसके अंतर्गत भी अगर किसी आदमी के पास कोई कागज नहीं है और कब्जा है, तो अपने कब्जा को बचाने के लिए उसके धारा 6 के अंतर्गत वो समरी सूट होता है, व्यवहार न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट में जाकर के सूट ला सकता है, मुकदमा ला सकता है, और जिससे उसको खतरा, उसको प्रतिवादी बना करके उस पर रोक लगा सकता है कि हमको ये जबरदस्ती कब्जा दखल से बेदखल नहीं कर सकते हैं, उन पर रोक लगा दिया जाए, ऐसा भी प्रावधान है। तो ये सवाल की जमींदार को प्रिविलेज है। प्रिविलेज बहुत भेग शब्द है, बहुत तरह का प्रिविलेज था। आज के तारीख में जमींदार को कोई प्रिविलेज नहीं है, जमींदार खत्म हो गया। जिस जमींदार से आप समझ रहे हैं, और अगर जमींदार अब बिहार सरकार को मान रहे हैं तो बिहार सरकार को सारा प्रिविलेज है। तो ये प्रश्न से संबंधित बिहार सरकार ने एक संकल्प पत्र और एक इशू किया है, जो सभी लोग को जानना चाहिए, और इसी संदर्भ में उसके बारे में हम बता देना चाहते हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। और चूँकि लंबा चौड़ा है, मैं उसको थोड़ा पढ़ देता हूँ तो उससे आप लोग को जानकारी मिलेगी। ये उपलब्ध है, आप कहीं भी बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर इंटरनेट से भी देख सकते हैं, या छोटी मोटी किताबें भी मिलती है सचिवालय में, वहाँ पर इस तरह के सरकारी निर्णयों का संकलन मिलता है, उससे भी आप देख सकते हैं। तो जो व्यक्ति इच्छुक हैं वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और इसके बारे में, चूँकि जहानाबाद जिले में लक्ष्मणपुर बाथे गांव में जो घटना हुई थी भूमि विवाद से ही, जो बहुत जघन्य अपराध हुआ था, मास किलिंग हुआ था, तो उसके बाद भारत सरकार और बिहार सरकार के आपसी विचार विमर्श के बाद कितने तरह के बिहार में कानून हैं, वो सबको समझते हुए गैर मजरूआ आम एवं खास जमीन की जमाबंदी रद्द करने के संबंध में, क्योंकि विवाद ये हुआ कि जमाबंदी कोई जाली बना लिया या गलत बना लिया और दावा कर दिया जबकि जमीन दूसरे के कब्जे में था। तो ये सब संबंध में ये एक इंस्ट्रक्शन जो सरकार का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कह सकते हैं या सर्कुलर कह सकते हैं, इशू हुआ था। इसका तारीख है 9/12/1998। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है। संकल्प संख्या 15, दिनांक 9/12/1998। और उस समय थे श्री डीपी महेश्वरी, आयुक्त एवं सचिव, इनके द्वारा, इनके हस्ताक्षर से निर्गत किया गया था। इसमें जो मुख्य रूप से गैर मजरूआ आम और खास के बारे में लिखा गया है, उसके बारे में हम आप लोग को बता देना चाहते हैं। वो कंडिका संख्या 3 है, बड़ा पत्र है, उस कंडिका संख्या 3 में लिखा हुआ है, बहुत से जिले से ऐसे मामले प्रतिवेदित हो रहे हैं
जहां अवैध ढंग से कनीय पदाधिकारियों ने सरकार में निहित भूमि की भी जमाबंदी खोल दिया है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि गैरमजरूआ आम एवं खास जमीन का जमींदार ने किया या नहीं किया, लेकिन जो कनीय पदाधिकारी हैं, कर्मचारी या सर्किल इंस्पेक्टर या सर्किल अफसर, इन लोगों ने जमाबंदी खोल दिया। ऐसा देखा गया, पाया गया, जिसके संबंध में जांच कर आवश्यक कार्रवाई करना आवश्यक है ताकि सरकार के हितों की रक्षा हो सके। उल्लेखनीय है कि जमींदारी उन्मूलन के तत्काल बाद सरकार ने फील्ड बुझारत योजना प्रारंभ की थी, जिसके बारे में आपको बताए थे, जिसका उद्देश्य भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न के संबंध में स्थल पर वास्तविक स्थिति का पता लगाकर अधिकार अभिलेखों को अद्यतन करना था। इसकी जानकारी दे चुके हैं पिछले लेक्चर में। जमींदारी उन्मूलन के बाद भूतपूर्व जमींदार को बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अधीन अपने जमींदारी स्वार्थ के बारे में रिटर्न देना आवश्यक था। ये भी बता चुके हैं, उन लोग को मैंडेटरी था, ऑब्लिगेटरी भी था। इनमें रैयती भूमि की विवरणी के साथ साथ उनके द्वारा बंदोबस्त की गई गैरमजरूआ मालिक एवं आम भूमि की विवरणी तथा ऐसी भूमि जिसका उपयोग स्वयं भूतपूर्व जमींदार कर रहे थे देना आवश्यक था। इसी रिटर्न को आधार मानकर उस समय भू लगान वसूली पंजी भी तैयार किया गया। ये सब हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, जो सरकार के इस संकल्प पत्र में भी लिखा हुआ है, तैयार किया गया। बाद में बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 5, 6 एवं 7 के अंतर्गत, जो अभी प्रश्न में डीसीआर महोदय के है, गैरमजरूआ मालिक आदि भूमि जो भूतपूर्व जमींदार के खास दखल कब्जे में थी का लगान भी निर्धारित किया गया, ये भी बता चुके हैं। इसी समय ऐसी भूमि जो भावली थी, भावली के बारे में बता चुके हैं, अर्थात जिसका लगान उपज द्वारा लिया जाता था या भी नए सिरे से लगान निर्धारण किया गया। साथ ही फील्ड बुझारत के दौरान रिटर्न में छूटे रहितों का विवरण तथा जमींदार द्वारा की गई बंदोबस्ती की सूचनाएं संग्रहित कर लगान निर्धारित करते हुए जमाबंदी पंजी भी यथा समय अद्यतन किया गया। ये सब प्रक्रिया तरह तरह से अपनाई गई थी। जो जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है टाइटल पोजीशन का, उसको देखा गया, फील्ड बुझारत हुआ, जमीन पर जाके देखा, मिलान किया, जमींदार के रिटर्न से मिलान किया और सबसे मिलान करने के बाद उसी हिसाब से वो सब रिकॉर्ड बना, पंजी 2 बना। ये सब जिस संदर्भ में ये संकल्प पत्र निर्गत किया गया है उसके बैकग्राउंड में ये सब लिखा हुआ है इस संकल्प पत्र में, और आगे दिशा निर्देश क्या दिया गया है। फिर भी राज्य सरकार को यह सूचना प्राप्त हो रही है कि कर्मचारी या कनीय पदाधिकारी द्वारा अवैध रूप से बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के जमाबंदी खोलने एवं सरकारी भूमि को अवैध रूप से क्षति पहुंचाने की कार्रवाई हुई है। यहाँ पर वैधानिक प्रावधान क्या है कानून का, ये बता देना चाहते हैं कि कर्मचारी को, सीआई को और सीओ को, जब ये कानून बना लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, तो उसके अंदर जो रूल बना उसके अंदर जमाबंदी खोलने का अधिकार दे दिया गया। तो उसी जमाबंदी खोलने का, कोई भी जमाबंदी खोल सकता था किसी एग्जाम में, तो वो खोलने का आधार होना चाहिए रिटर्न जमाबंदी फील्ड बुझारत के द्वारा जो और डॉक्यूमेंट्स उसको पाया, मिला या दिया गया, उस सब के मिला करके जो सही वस्तुस्थिति है उसके आधार पर विधिवत उसको खोलना चाहिए था। लेकिन गलत तरीके से खोद दिया और उसका नाजायज फायदा रैयत लोग उठा रहे हैं, उसके संदर्भ में यहाँ कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको अधिकार नहीं था, उसको अधिकार था, लेकिन अधिकार का दुरुपयोग किया अपने अनुचित लाभ उठाने के लिए, किसी भी कारण से, उसके संदर्भ में ये संकल्प जारी हुआ था। तो इससे क्या हुआ, सरकारी भूमि को अवैध रूप से क्षति पहुंचाने की कार्रवाई हुई है, ऐसा नोटिस में सरकार क्या है। राज्य सरकार के द्वारा 1967 में ही यह निर्देश निर्गत है कि समुचित जमीन के छानबीन के उपरांत ही अनुमंडल पदाधिकारी जमाबंदी खोल सकते हैं। इसीलिए 67 में ऐसा एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था, अनुमंडल पदाधिकारी ही खोल सकते हैं। अगर सरकार के इस अनुदेश का उल्लंघन किया गया है तो सरकार इसे गंभीरता से लेती है और जिला पदाधिकारियों एवं उपायुक्तों को यह निर्देश देती है कि ऐसी जमाबंदी बिल्कुल अवैध, बिना आधार के है।
अतः इसे रद्द कर सकते हैं एवं संबंधित पदाधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। कंडिका 5 में लिखा हुआ है, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4H के अंतर्गत, ये भी बता चुके हैं कि कलेक्टर को अधिकार दिया गया है, अंतर्गत अगर भूतपूर्व जमींदारों ने बिहार भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से या सरकार को घाटा या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से या निजी लाभ लेने के उद्देश्य से बंदोबस्ती या हुक्मनामा निर्गत किया है और उसके आधार पर जमाबंदी खोल दी गई। तो आपको बताया था बहुत से जमींदार चालाकी किया, अपने कर्मचारी के नाम से, नौकर के नाम से, परिवार के नाम से उसको लगान निर्धारण करके और जमाबंदी में नाम दे दिया, उससे उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो सरकार को क्षति पहुंचाने के लिए, अपने लाभ के लिए सब सरकार ने समझा और देखा, ऐसी बातें वारदातें होते रही है और हुई थी। तो इसके संबंध में इसमें कहा जा रहा है। तो इस संबंध में जांच समाहर्ता या उपायुक्त धारा 4H के अंतर्गत कर सकते हैं और अंतिम आदेश पारित कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त धारा 4H में यह भी प्रावधान है कि ऐसे आदेश पर राज्य सरकार की संपुष्टि प्राप्त करने के बाद ही जमाबंदी की जाए अथवा जमीन को दखल कब्जा में लिया जाए। अब इस संकल्प से क्या हो जाता है, पहले कलेक्टर ऑर्डर कर दिए, कमिश्नर और कलेक्टर को दोनों को पावर दिया गया, लेकिन उस ऑर्डर का कंफर्मेशन राज्य सरकार के स्तर पर होना चाहिए। अगर माना जाए कि जमींदार ने गलत बंदोबस्ती कर दिखा दिया रिटर्न में और एक्चुअली वो बंदोबस्ती नहीं था और कलेक्टर या कमिश्नर ने उसको रद्द कर दिया, तो आज के तारीख में किसका जमीन माना जाएगा? उस सरकार का जमीन माना जाएगा। और कब्जा अगर जमींदार या जमींदार के परिवार या उसके नौकर चाकर जिसके नाम से दिया था उसके नाम से अगर है तो उसको बेदखल करने का अधिकार भी सरकार को है। तो वो कब बेदखल करेगा? आदेश पारित होने के बाद तुरंत बेदखल नहीं करेगा, सरकार से उसकी संपुष्टि हो जाएगी तब वो बेदखल सरकार उसको करेगी। अतः ऐसे मामलों में आयुक्त के माध्यम से सरकार की अनुमति लेकर ही जमाबंदी रद्द की जाए, अन्यथा उच्च या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे आदेश को रद्द किया जा सकता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई गलत आदेश ले लेता है कलेक्टर कमिश्नर से तो उसका उच्च न्यायालय जो है, जो ऊपर के न्यायालय है, उसके आदेश को भी रद्द कर सकता है। इस संबंध में विभिन्न न्यायालयों के निर्णय की संक्षिप्त विवरणी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए दी गई। अब पहले बहुत सारे केस हुए हाई कोर्ट वगैरह में, तो उसमें क्या क्या निर्णय हुआ उसको सब देखा गया, जांचा गया, परखा गया और जांच परख करने के बाद तब उसका जो निचोड़ हुआ वो अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को समझने के लिए और सही सही कानून का अनुपालन करने के लिए राज्य स्तर पर ये दिशा निर्देश संकल्प पत्र के द्वारा दिया गया। उसके कंडिका संख्या 6 में क्या लिखा हुआ वो हम पढ़ रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में जमाबंदी रद्द करने के विरुद्ध कई रिट याचिकाएं निष्पादित हुई है, जिसमें रिट याचिका संख्या 227 सन 1978 खीरू गोप एवं अन्य बनाम उप समाहर्ता भूमि सुधार जमुई एवं अन्य में दिनांक 21/12/1982 का फैसला, ये AIR में रिपोर्टेड है, AIR 1983 पेज 121। फिर दूसरा है रिट याचिका संख्या 641 सन 1975 हरिहर सिंह एवं अन्य बनाम अपर समाहर्ता भूमि सुधार मुंगेर में दिनांक 23/12/76 फैसला, BBCJ 1976 पृष्ठ 223। ये सब कानून का किताब जिसमें छपता है रूलिंग, वो उसके बारे में विवरण है। फिर रिट याचिका संख्या 4290 सन 1978 जमालुद्दीन अहमद बनाम SDO खगड़िया, ये जमालपुर के जमालुद्दीन साहब से जमींदार थे, उन्होंने ही केस फाइल किया था जी, उन्हीं के नाम पर जमालपुर पड़ा है, गोगरी जमालपुर का नाम। उनका भी केस रिपोर्टेड हो गया, हाई कोर्ट ने फैसला जो किया उसी का यहाँ रेफरेंस दिया है, जमालुद्दीन अहमद बनाम SDO खगड़िया एवं अन्य में दिनांक 28/9/1979 का फैसला, BBCJ 1979 पृष्ठ संख्या 6 पर प्रकाशित फैसला। ये सब में कानून का किताब का वो जिक्र है, इसमें फैसला प्रकाशित हुआ है, अवलोकन किया जाए, यानी कि इन फैसलों को देखने के बारे में सरकारी स्तर से निम्न पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। अब उन तीनों जो निर्णय है माननीय उच्च न्यायालय का अलग अलग संदर्भ में दिए गए हैं, जो गैर मंजूर आम, गैर मंजूर खास, जमींदार को क्या राइट था, बंदोबस्ती करने का क्या राइट था, जमाबंदी खोलने का किसका अधिकार था, उसका क्या बेसिस था, सब वो सब तीनों निर्णय से सब
क्लियर हो जाता है। यानी कि जो माननीय उच्च न्यायालय फैसला देता है वो फैसला कानून के रूप में माना जाता है और राज्य के अंतर्गत जितने भी न्यायालय हैं या जितने भी पदाधिकारी हैं सबके ऊपर वो बाध्यकारी है और एक तरह का वो कानून ही माना जाता है। कानून जो असेंबली या पार्लियामेंट से बनता है उसी के बराबर उसका या उससे ऊपर उसका हक हो जाता है और उसकी बाध्यता और मान्यता होती है। तो इसको जानकर, इसको पढ़कर, इसको समझकर जो रेवेन्यू पदाधिकारी उनको काम करना चाहिए, लेकिन इसको दरकिनार करके लोग मनमानी कर रहे हैं। इसलिए सरकार को इसका एक संकलन करके ऐसा निर्देश जारी करना पड़ा और साफ लिखा हुआ है फैसलों का अवलोकन किया जाए। अंतिम 2 रिट याचिकाओं में भूतपूर्व जमींदार द्वारा क्रमशः 1940 एवं 1930 में सादा हुक्मनामा द्वारा बंदोबस्ती की गई थी। अब डीसीएलआर का सवाल भी इससे संबंधित सॉल्व हो रहा है, सबका निचोड़ भी इसमें आ रहा है। तारीख बताया गया जो 4H में दिया हुआ 1/1/1946 और ये दोनों केस में था, एक में 1940 का हुक्मनामा था, एक में 1930 का हुक्मनामा था, भूतपूर्व जमींदार दिया था और वो सादा था, रजिस्टर्ड नहीं था, जिसके बारे में शुरू में भी बता चुके हैं। मसूमात उगनी बनाम चोबा महतो वाला केस जो था वो पटना हाईकोर्ट का फुल बेंच 1968 पटना AIR 1968 पटना फुल बेंच पेज 302 में उसी के आधार पर उसकी मान्यता जो है आज तक है, उसी के आधार पर कार्य हो रहा है कि सादा हुक्मनामा से अगर दे दिया और रसीद कट गया तो रईती राइट क्रिएट हो जाता है, जबकि हुक्मनामा कानून के अंदर उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो लीज है, पट्टा का कागज है और लीज कानून में बिना रजिस्ट्री के वैलिड नहीं है, अवैध माना जाता है। और पहले के जितने भी मुकदमे हुए हाईकोर्ट में फुल बेंच 2-2 हुआ, 60 पटना और 64 पटना, उस सबको ओवररूल करके समाप्त करके ये जजमेंट दिया गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा 68 फुल बेंच जो 5 जजेस के द्वारा दिया गया। तो वो आज तक सभी को मानना है, सभी को ऊपर बाध्यकारी है, सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, सभी पदाधिकारियों पर बाध्यकारी है। तो इसीलिए सरकार की ओर से इस संकल्प पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया कि 1940 एवं 1930 में सादा हुक्मनामा द्वारा बंदोबस्ती की गई थी, उसके बारे में रिटर्न में भी नाम नहीं दिया गया था, परंतु राजस्व पदाधिकारी द्वारा जमाबंदी कायम की गई। इसके बरसों बाद जमाबंदी रद्द करने की रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी। यानी कि अगर मान लिया कि रिटर्न जमाबंदी 56 में दाखिल हुआ तो 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद 4H का कार्रवाई नहीं हो सकता है। उस पर भी और कई न्यायालय का जजमेंट, उच्च न्यायालय का आ गया है जजमेंट, तो उसका भी एक कोई समय सीमा होना चाहिए जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। ऐसे मामलों में सरकार के विरुद्ध एस्टॉपेल माना जाएगा। एस्टॉपेल कानून में उसको कहते हैं, हिंदी में उसको तो विबंधन बोलते हैं, कि अगर आप कोई बात बोल दिए लिखित रूप में या मौखिक रूप में तो उससे आप पलट नहीं सकते हैं। तो उसी तरह से अगर चुपचाप अगर रह गए, जिसको कहते हैं मौनम स्वीकारम लक्षणम, अगर आपके अगेंस्ट में कोई गलत काम हो गया और आप चुपचाप बैठे रह गए, देखते रह गए, उसका इनकार प्रतिकार नहीं किए और उसको चुनौती सक्षम न्यायालय में नहीं दिए, तो माना जाएगा कि आप उसको स्वीकार कर लिए। अब उसके विरुद्ध आज चाहे 10 साल 20 साल के बाद कुछ करना चाहे तो आप नहीं कर सकते हैं, वही एस्टॉपेल का कानून कहलाता है। तो विरुद्ध एस्टॉपेल माना गया, यानी कि ये सरकार भी समझ रही है कि अगर सरकार के द्वारा 4H की कार्रवाई जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत है प्रावधान करने का नहीं किया गया और इसी बीच में वो जो है ऑर्डर कर दिया कलेक्टर ने और या कमिश्नर ने कर दिया, लेकिन लंबे अंतराल के बाद कर दिया, तो उसकी मान्यता नहीं रहेगी। वो आदेश सब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। उपरुक्त प्रथम रिट याचिका में यदि बंदोबस्ती 1950 की है, जिसकी जांच धारा 4H के अधीन की जा सकती थी, परंतु अपने ही स्तर से उप समाहर्ता भूमि सुधार जमुई द्वारा जमाबंदी रद्द करने के आदेश को उक्त रिट याचिका में खारिज करते हुए रिट स्वीकृत किया गया है। एक था उसमें 1950 का, यानी कि 46 के बाद का कर सकता है। हम पहले बता चुके हैं कि अगर 46 के बाद का कोई है तो किया जा सकता है, कलेक्टर को और कमिश्नर को अधिकार है, लेकिन तब गलत है ये फाइंडिंग जब तक नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर 46 के बाद का है तो आंख मूंद के उसको रद्द कर देना, ऐसा नहीं। उसी के बारे में यहाँ ये दिखाया गया है कि एक केस में 1950 के बाद का हुक्मनामा है, तो 1950 के बाद का हुक्मनामा है तो उसमें भी कार्रवाई हो सकती है, कार्रवाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो कार्रवाई के बाद रद्द ही कर देना, वो सही भी हो सकता है। तो दोनों अधिकार दिया गया है। अब ये सब बैकग्राउंड के बाद अब जो आगे आया है इसमें उल्लेख आया वो ये है,
अतः एवं गैर मजरूआ मालिक एवं आम भूमि से संबंधित हुक्मनामा तथा जमाबंदी जिसके बारे में भूमि विवाद हो उस पर सावधानी पूर्वक जांच एवं कार्रवाई अपेक्षित है। ये सरकार दिशा निर्देश दे रही है अपने पदाधिकारियों को। सादा हुक्मनामा के आधार पर अभी भी काफी मामले विभिन्न पदाधिकारियों के समक्ष होंगे जिनका नाम रिटर्न में नहीं हो सकता है। ऐसे एंटीडेटेड अनिबंधित हुक्मनामों के आधार पर जमाबंदी खोलना गलत होगा। अब देखिए, इसका दो एस्पेक्ट है। ऐसा भी कुछ केस हो सकता है कि सादा हुक्मनामा जमींदार का है, वो जेन्युइन है, माने सच्चा है, और किसी कारणवश अज्ञानतावश पढ़ा लिखा आदमी नहीं है या साधनहीन है और वो नहीं सरकार के पास जा सका, समय पर पदाधिकारी से संपर्क नहीं किया, आज ही ये पता चलता है, तो ये कि ये उसको एंटीडेटेड माने पीछे के तारीख से जाली बनाया हुआ नहीं माना जाएगा। उसके लिए प्रक्रिया के तहत उसको जांच करना पड़ेगा। और ऐसा हो रहा है, इसलिए कहा गया कि आजकल लोग जाली बना करके दे रहे हैं। आज के तारीख में हुक्मनामा बना लिया, उससे 30 साल पहले का डेट दे दिए, 40 साल 50 साल तक जमींदारी के समय के जाने के पहले का डेट दे दिया, बना दिया, तो उसी को एंटीडेटेड कहा जाता है। तो इसमें कहा गया कि उसके आधार पर जमाबंदी खोल देना, यानी कि आंख मूंद के काम करना नहीं है, उसको समझ बूझ के करना। सरकार यह निर्देश देती है कि ऐसे अपुष्ट आधार पर बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के खोले गए जमाबंदी पंजीदू में ऐसे सम्मिलित जमाबंदी का पता लगाकर ऐसे जमाबंदियों को समाहर्ता उपायुक्त जांच कर रद्द करते हुए धारा 4H के अंतर्गत सरकार को प्रस्ताव भेजे। यानी कि 4H की कार्रवाई जहां डाउटफुल हो वहां इंक्वायरी हो और 4H के अंदर आदेश पारित हो और सरकार के पास उसको भेजा जाए ताकि सरकार उसको संपुष्ट करे। सरकार की संपुष्टि प्राप्त कर ही जमाबंदी रद्द की जाए, ये क्लियर है, ऐसे रद्द करना नहीं है। उल्लेखनीय है कि जमींदार को ऐसी भूमि बंदोबस्ती जिस भूमि का मूल्य 100 रुपया अधिक था को इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के अंदर निबंधित करानी चाहिए थी। इस पर तो बहुत चर्चा कर चुके हैं और मेरा पुराना लेक्चर में इस पर काफी डिटेल है। अतः इस कारण भी ऐसे सादा हुक्मनामों का अब कोई वैध अधिकार नहीं रह गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों में सर्वे एवं चकबंदी के अंतर्गत किस्तवार, खानापूरी, तस्दीक एवं अन्य कार्य संपन्न किए गए हैं। उन अभिलेखों को भी देखने से ज्ञात होता है कि ऐसी भूमि बिहार सरकार द्वारा सार्वजनिक घोषित की गई है। अतः ऐसे दावों को रद्द करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों में अगर न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया है तो सरकार के हितों की रक्षा के लिए प्रभावकारी कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां तक गैरमजरूआ आम जमीन की जमाबंदी का प्रश्न है, इसके बारे में पूरी जांच की जाए कि उक्त भूमि के स्वरूप में परिवर्तन के पश्चात ग्राम समाज से सहमति प्राप्त कर सरकार द्वारा बंदोबस्ती की गई या मनमाने ढंग से भूतपूर्व जमींदार द्वारा बंदोबस्ती की गई। उल्लेखनीय कि जमींदारों को गैरमजरूआ आम भूमि की बंदोबस्ती का अधिकार ही नहीं था। इस आधार पर कायम ऐसी जमाबंदी भी रद्द करने योग्य है और इन जमाबंदियों में सन्निहित जमीन पर विभागीय परिपत्र संख्या 1953 का है कि आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। वर्तमान में केवल राज्य सरकार ही स्वरूप परिवर्तन हुए गैरमजरूआ भूमि की बंदोबस्ती कर सकती है। ये भी पहले हम अब बता चुके हैं कि गैरमजरूआ आम भूमि का भी मालिक जमींदार ही था, लेकिन उसकी उपयोगिता आम जनता को जितनी थी उतना ही जमींदार का था, उसका उपयोग कर सकता। लेकिन इंटायर लैंड जो जमींदारी के अंदर था भूतपूर्व जमींदार का ही था। तो जो यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया उसके अनुसार जमींदार को आम भूमि बंदोबस्त करने का अधिकार नहीं था। अपवाद स्वरूप मैंने बताया था कि कर सकता है और उसको सरकार भी आज कर सकती है। तो उसमें सरकार कब करती है? जब भूमि का स्वरूप बदल जाता है। तो इसके बाद यही अधिकार भूतपूर्व जमींदार का था। ये जो है किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस पर माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है और वही कानून मान के कार्रवाई किया सकती। उसमें 5 शर्त है कि अगर गैरमजरूआ जमीन जिस काम के लिए है वो काम नहीं हो, जैसे मानिए कि गैरमजरूआ आहर लिखा हुआ है, तो आहर से क्या काम होता है? पानी रहता है, पटवन होता है, लोग मिट्टी लेते हैं, जानवर को पानी पिलाते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, लोग स्नान, अगर साफ सुथरा है तो स्नान भी करते हैं, तरह तरह का काम होता है। अगर वो आहर भर गया तो जो पर्पस है वो समाप्त हो गया, आहर का स्वरूप बदल के परिवर्तित हो गया, उसका चेंज हो गया, फिजिकल फीचर बदल गया, वो अब पड़ती जमीन हो गया और आम जनता का जो अधिकार था उससे आम जनता वंचित हो गई। तो पब्लिक आउटस्टेड हो गई,
उसका यूटिलिटी खत्म हो गया, जिसके लिए उपयोगिता थी, उसका स्वरूप बदल गया और जमींदार के वो कब्जे में आ गया। तो जब फिर जमींदार के कब्जे में आ गया और जमींदार उसका मालिक हो गया, तब वैसे स्थिति में जमींदार बंदोबस्ती कर सकती है। और उसी को माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय में इसको संपुष्ट किया है, ऐसी स्थिति को एक्सप्लेन किया है, और उसी को समझ करके यहाँ पर इस सर्कुलर में सरकार ने भी दिशा निर्देश दिया है कि अगर गैर मजरूह आम भूमि का स्वरूप बदल चुका हो और ग्राम समाज से सहमति प्राप्त कर, यानी कि आज के तारीख में एक और प्रावधान है कि जब जमींदारी तो गया 1950 में, लेकिन उसके पहले ग्राम पंचायत एक्ट बना 1947 में। तो उस एक्ट के तहत जो गैर मजरूह आम भूमि थी वो ग्राम पंचायत में भेस्ट कर गई, और ग्राम पंचायत में भेस्ट कर गई यानी कि आम जनता का ही रहा, लेकिन उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल ग्राम पंचायत का हो गया। और ग्राम पंचायत कैसे चलता है, वो ग्राम पंचायत की जो आम सभा होती है उससे चलता है, और वो आम सभा से, इसीलिए इस सर्कुलर में है कि आम सभा से उसकी सहमति लेके, आज के तारीख में कहीं अगर गैर मजरूह जमीन है और उसका स्वरूप बदल गया है और ग्राम सभा उसको सहमति देती है, तो बिहार सरकार को भी अधिकार है किसी व्यक्ति को किसी उद्देश्य के लिए उसको बंदोबस्ती की जा सके। तो आज जो प्रश्नोत्तरी था वो समाप्त हो गया। अब आगे एक लेक्चर इस पर होगा कि जितने भी टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछे गए हैं वो सब टर्मिनोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आगे का जो व्याख्यान होगा उसमें लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो। कोई कोई शब्द का लोग माने तरह तरह का पूछ रहे हैं, और पहले भी पूछा गया है और सब हमारे दिमाग में है, और कुछ संकलित भी मेरे पास है, वो जिसको देख कर मैं अगले व्याख्यान में उसके बारे में पूर्ण रूपेण बताऊँगा। और हो संभव हो समय मिलेगा तो उसी व्याख्यान में कितने विधि विधान हैं भूमि से संबंधित, उनका एक ब्यौरा भी प्रस्तुत करूंगा। अगर उस व्याख्यान में संभव नहीं है तो वो उसके अगले व्याख्यान है, यानी कि आज का ये जो व्याख्यान है वो 12वीं कड़ी है। 13वीं कड़ी में शब्दों का और जो पूछे गए हैं प्रश्नों का उसके संदर्भ में उल्लेख करूंगा, और 14वीं कड़ी में अगर हो सकता है तो सभी अधिनियमों के बारे में एक जानकारी दूंगा। तो आज के व्याख्यान यहीं पर समाप्त करते हैं, और सब लोग ने ध्यानपूर्वक सुना होगा ऐसा मेरा अनुमान है। तो आप इसको अपने जितने भी संबंधित लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और अगर कमेंट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी भेज सकते हैं और डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। और किनको बहुत ज़्यादा शॉर्ट प्रश्न पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जो मेरा फ़ोन नंबर है यूट्यूब पर अवेलेबल है उस पर भी आप पूछ सकते हैं। और जो अगर लिख करके पूछते हैं या प्रश्न करते हैं डायरेक्ट, तो आप पहले अपने आप का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें कि आप क्या करते हैं, और तब आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आप क्या करते हैं, आपका व्यवसाय क्या है और क्या आपका प्रश्न है, तो उसका भी मैं। और अगर छुट्टी का समय रहा तो आप सबसे अच्छा डायरेक्ट अगर बात करना चाहते हैं छुट्टी के समय में, तो सबसे अच्छा समय होगा शाम का समय होगा, 7 बजे से लेकर 9 बजे रात तक। जय हिंद।